Hello, my name is Dr. Hareen Verma, Assistant Professor, Faculty of Engineering and Technology, University of Lucknow. हम लोग BMTC 132 के अवकल समीकरण टॉपिक पे बात कर रहे थे, जिसके तहत आज खंड 4 पढ़ेंगे। खंड 4 है प्रथम कोटि आंशिक अवकल समीकरण। प्रथम कोटि आंशिक अवकल समीकरण, इस खंड में हमको 4 यूनिट्स इकाइयाँ पढ़नी है। इकाई नंबर 14 इकाई नंबर 14 है युगपद अवकल समीकरण। अभी तक जो हमने डिफरेंशियल अभी तक पढ़ी थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अब पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। तो ये आंशिक अवकल समीकरण के तहत युगपद अवकल समीकरण पे हमको पढ़ना है। इसमें कुछ इक्वेशंस इस तरह से होती हैं, जैसे कि दिखा है एक इक्वेशन दी होगी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 में, या फिर जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई में। फिर यहाँ इसका कहेंगे प्राचल पृष्ठ कुल निरूपित करने के लिए इसमें कांस्टेंट के साथ जब इक्वेशन को हम लिखेंगे तो हमारा प्राचल पृष्ठ कुल निरूपित हो जाएगा। ऐसे ही एक प्राचल जिसे हम कहते हैं ना कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा, y इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, जिन्हें हम प्राचल इस तरह से जो इक्वेशंस होती है इसे प्राचल समीकरण बोलते हैं। तो प्राचल पृष्ठ अनवलोप निकालने के लिए क्या होता है, हमारी जो इक्वेशन थी इसमें c इक्वल टू 0 होता है, जो भी कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट के हमारी इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट होता है तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट करेंगे 0। फिर इनिशियल इक्वेशन और जिस हम पार्शियल कर रहे हैं कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में, इन दोनों से जो भी हमारा कांस्टेंट है उसको विलुप्त कर देंगे, तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी उसे हम बोलेंगे अनवलोप एक पृष्ठ की इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही हम अगर हमारे पास दो कांस्टेंट्स हैं, जैसे कि समीकरण एफ एक्स वाई जेड ए कामा बी इक्वल टू 0, इस केस में हम क्या करते हैं कि बी को ए के रूप में लिख देते हैं या फिर ए को बी के रूप में लिखते हैं। ऐसे सेट करते हैं इक्वेशन को कि बी को हम ए के फॉर्म में लिख सकें या ए को बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे होता क्या है कि पूरी इक्वेशन हमारे एक कांस्टेंट के फॉर्म में आ जाती है, मतलब पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक कांस्टेंट होता है। फिर उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे डेल एफ बाई डेल ए प्लस डेल एफ बाई डेल बी इंटू डेल बी बाई बी डेल ए इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो इनिशियल इक्वेशन हमारी बनी थी b इज इक्वल टू फाई ये रखने पर, और जो ये दूसरी डेरिवेटिव पे निकाले, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से a को इवेल्युएट कर देंगे, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो हमारी प्राचल पृष्ठ कुल इक्वेशन होगी। ठीक है, ऐसे देखिए हमारे पास एक इक्वेशन दी है जिसे हम गोलाकुल बोलते हैं, जिसे रिंग इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए सी हमारा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अब यहाँ पूछा गया है अनवलोप निकालने के लिए। अभी हमने कुछ देर पहले कहा था कि अगर हम इस जो भी हमारी एक्स कांस्टेंट के रूप में इक्वेशन है, कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दे और जो भी इक्वेशन आए उसे हम सी इवेलुएट कर दे। तो ये हमारी इक्वेशन दी हुई है एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको अगर हम सी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट, तो एक्स तो सी पे डिपेंड, एक्स 0 वाई 0 जेड, यहाँ से मिलेगा 2z माइनस सी, 2z माइनस सी इक्वल टू 0। और सी के रेस्पेक्ट में है तो ये माइनस सी हमारा बाहर आ जाएगा इक्वल टू 0, तो हमें मिला जेड इक्वल टू 0। अब ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से अगर हमने सी को रिमूव करना है तो जेड की वैल्यू यहाँ रखो, जो इक्वेशन आएगी वो हमारी अनवलोप इक्वेशन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे f इक्वल टू 0 दोनों रखा, विलुप्त करने पर हमें मिला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि जेड सी को हम जेड के बराबर रखेंगे तो 0 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 निरूपित हो जाएगा। अब बेलन है, ये हमारा एक बेलन के रूप में आया जिसका आधार है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और इसका केंद्र है 0,0। क्या लिखा हुआ है कि जो एक बेलन है जिसका आधार एक्स वाई तल पे है, एक्स वाई तल में, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। अब देखिए ये हमारी रिंग बन रही है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के फॉर्म में बन रही है, इसका सेंटर हमारा 0,0 हो गया। ठीक, अब अगर हम पूरे सॉलिड की बात करें तो ये हमारी पूरी एक इमेज बन रही है जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे सी डिस्टेंस हाइट पे 0,0 पे हमारा सेंटर था। अब ये जो हमारी एक रिंग बन रही है जिसे अविलक्षण वक्र कह रहे हैं, जेड इक्वल टू सी एंड ये हमारी हो गई। ठीक, और ये हमारी पूरी अनवलप निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है दो प्राचल समतल कुल है। अब यहाँ पे दो कांस्टेंट हमारे पास आ गए हैं, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी वाई, बी स्क्वायर का अनवलप ज्ञात करना है। तो
एनवलप इन्वलप ज्ञात करने का ये हमने क्या कहा था कुछ देर पहले कि हम किसी एक कांस्टेंट को दूसरे के फॉर्म में कर लेंगे या तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई कांस्टेंट का रिलेशन हमको नहीं मिल रहा है, हम क्या करेंगे, दोनों कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। हमने दोनों कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया पार्सली, ए के रेस्पेक्ट में किया तो यहाँ से आया -x, यहाँ से आया 2a, माइनस क्या है तो x प्लस 2a y प्लस 2b इक्वल टू 0। अब a और b की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, a और b को वैल्यू निकाल करके जब हम इसमें रखेंगे तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, a की वैल्यू रखेंगे x बाई 2, यहाँ से हमने x बाई 2, यहाँ y बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर बाई 2, टोटल इक्वेशन मिल गई 4z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब 4z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई z के रूप में एनवलप प्राप्त करते हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, ये हमारा पैराबोलाइड एक इक्वेशन जैसी बनेगी पैराबोलाइड। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1, जिसके अभिलक्षण बिंदु होंगे -2a माइनस 2b और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका जब हम समतल कुल निकालेंगे प्राचल समीकरण तो z इक्वल टू ए एक्स प्लस माइनस वाई अंडर रूट ए 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये कैसे आया, इस इक्वेशन में जब हमने रख दिया b की वैल्यू हमने रख दी, सॉरी इस इक्वेशन में b की वैल्यू जो हमने रखी 1 माइनस ए स्क्वायर, तो b माइनस ए स्क्वायर रखने से हमें ये इक्वेशन मिल गई z इक्वल टू ए एक्स माइनस ए स्क्वायर पूरा। अब ये देखो कोनिक सेक्शन बन गया हमारा, राइट कोन है सर्कुलर कोन, ये आ गया z-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से हम अगला भी अभिलक्षण बिंदु निकाल लेंगे। अब यहाँ से आया युगपत अवकल समीकरणों का निर्माण। अब युगपत अवकल मतलब अगर हमारे पास अलग अलग दो कर्व दिए हुए हैं, वक्र दिए हुए हैं, उनसे हम अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो वक्र हैं, वाई यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और दूसरा दिया है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। हमने एक को C1 कांस्टेंट एक को C2 कांस्टेंट मान लिया है, ठीक, C1 और C2 मान लिया है। अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट किया du इक्वल टू 0 और dv इक्वल टू 0। जब du इक्वल टू 0 किया तो आया 2x dx 2y dy और 2z dz इक्वल टू 0। टोटल डेरिवेटिव के केस में अलग अलग पार्शियल किया जाता है, इसमें किया तो dx प्लस dz इक्वल टू 0। अब इन दोनों को इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करने गए कि dx dy और dz के लिए सॉल्व करें, dx dy और dz के लिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिला, dx अपान 2y माइनस 0 dy अपान 2z माइनस 2y। अब इसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इन द सेंस कि dx dy dz को जो हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको एक मेथड बताया गया था जो इंटर लेवल पे बताया जाता है कि dx अपान जब x1 जैसे कोई a1 x1 प्लस a2 y2 प्लस c1 इक्वल टू 0, ऐसे ही b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस c2 इक्वल टू 0, वहाँ पे हम x1 और y1 की वैल्यू निकालते हैं। तो सेम वही मेथड अप्रोच यहाँ करेंगे तो हमें dx dy में एक रिलेशन मिल जाएगा और हमको अवकल समीकरण ही निकालना था और ये हमारा अवकल समीकरण है। अगला समीकरण देखिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे भी अवकल समीकरण ज्ञात करना है, हमें एक पृष्ठ कुल दिया हुआ है, ठीक। तो इस सरफेस जो यू दिया है v दिया है C1 और C2 में, यहाँ भी हम क्या करेंगे du और dy निकालेंगे। जब du निकालते हैं तो y dx प्लस dy y dx प्लस dy इक्वल टू 0, dv निकालेंगे तो आएगा 4x क्यूब dx माइनस 4z क्यूब dz माइनस 2y z स्क्वायर dx माइनस 2x z स्क्वायर dy माइनस 4x y z इक्वल टू 0। हमने dx dy कर दिया यहाँ से। अब dx dy किया, फिर से वही चीज़ है, dx और dy तो है। अब इन दोनों इक्वेशन से dx और dyz के लिए सॉल्व करेंगे। जब dx dyz के लिए हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से भी हमें जो इक्वेशन मिलती है वो हमारी हो जाती है अवकल समीकरण, ठीक। अब एक ये मेथड है जिसमें कहते हैं dx बाई p। अभी तक हम इस टाइप से अवकल समीकरण मिल रही थी, पुरानी अवकल समीकरण देखिए, dx अपान p इज इक्वल टू dy अपान q इज इक्वल टू dz अपान r के फॉर्म में मिल रही थी। अब इस अवकल समीकरण को सॉल्व करना मतलब कि हम ये अब इनसे जो ये हमारे पृष्ठ कुल दिए होते थे इससे हम अवकल समीकरण निकालते थे, दैट इज कि ये जो पृष्ठ कुल है ये इसके सॉल्यूशन होंगे। बट अब हमने तो सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंचे। अब अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से दी हो तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, इसके लिए हम इसके हल की विधियां देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे युगपत समीकरण देखो, dx दिया है एक्स जेड जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू dy अपान माइनस वाई जेड जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू dz अपान एक्स की पावर 4, ठीक। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है पहले दो भिन्न को ऐसे ले कि प्राप्त हो dx अपान एक्स और dy अपान वाई। अब ये कैसे मिला, यहाँ पे देखिए जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अगर हम इन दोनों को साथ में ले लें तो ये जेड
जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ से भी जेड जेड एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आएगा डी एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपान माइनस वाई। ओके, अब ये इज इक्वल टू माइनस वाई आ गया। अब अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करने के लिए आएगा इंटीग्रेशन में लॉग एक्स और ये आ जाएगा लॉग वाई, ठीक, इक्वल टू 0। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई का होता है लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल गया इससे एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू C1, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब हमें दूसरा भी निकालना हो, क्योंकि हमें तो अभी इसमें एक्स वाई जेड है, हमने एक्स और वाई के लिए निकाला है, कम से कम 2 सोल्यूशन यहाँ से जरूर मिलने चाहिए। तब इसमें क्या किया, 39 जो हमारी इक्वेशन थी इसको पहले और तीसरे भिन्न से प्राप्त किया, ठीक, मतलब कि एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास C1 था, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी। देखिए C1 रख दिया पहले और तीसरे में, यहाँ पे रख दिया, ठीक, C1 रखा तो हमें क्या मिल गया, डी एक्स और डी जेड के लिए हम जा रहे हैं तो हमारे पास हो गया एक्स की पावर 4, ये इधर चला गया, अपान एक्स था तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अब जेड जेड स्क्वायर प्लस C1 कर दिया, जेड जेड स्क्वायर प्लस C1 हो गया, ठीक है। तो हो गया एक्स क्यूब डी एक्स माइनस जेड क्यूब प्लस C1 जेड डी जेड इक्वल टू 0। तो अब इसको जब हमने सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास आया समाकलित करने पर एक्स की पावर 4 अपान 4 माइनस 1/4 जेड की पावर 4 प्लस C1 जेड का जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू C। तो अब देखिए एक तो ये C हमको मिल गया, एक ये C1, इसको हम C1 और C2 मान लें, तो ये दो हमारे इसके सोल्यूशन हो जाएंगे, जिसे हम युगपत के रूप में लिखेंगे। जो हमें U और V के बीच में मिल रहे थे वो हमें इस तरह से मिलेंगे। अब इनको लिखने का तरीका देखिए, अब यहाँ से C1 की वैल्यू हम रख देंगे, क्या मिला था लास्ट इक्वेशन, एक्स की पावर 4 एलसीएम ले लिया तो माइनस जेड की पावर 4, और यहाँ से आ गया 2C1 माइनस 2C1 जेड स्क्वायर माइनस 2C1 जेड स्क्वायर माइनस 2C1 जेड स्क्वायर। C1 की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C2। तो अब इसको जब हमने, ये हमारा इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ब्रैकेट में C1 कामा C2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब एक ऐसी इक्वेशन दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 8, डी एक्स अपान एम जेड माइनस एन वाई इज इक्वल टू डी वाई अपान एन एक्स माइनस एल जेड इज इक्वल टू डी जेड अपान एल एक्स माइनस एम वाई। ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, कई बार कंपटीटिव एग्जाम्स वगैरह में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें देखिए अगर ध्यान से, तो ये दिया है डी एक्स डी वाई डी जेड। अब यहाँ पर जेड है, अगर हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, देखो पी क्यू आर तो हमने लिख दिया, अगर इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर में डी एक्स वाले को, तो और डिनोमिनेटर में भी, तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, एक्स डी एक्स अपान एम एक्स जेड माइनस एन एक्स वाई, ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसको वाई से कर दे तो एन एक्स वाई माइनस एल वाई जेड, डी जेड को जेड से कर दे तो जेड एल जेड डी जेड अपान एल वाई जेड माइनस एम एक्स जेड, ठीक, ये तो कर दिया। फिर कंपोनेंटो डिविडेंटो एक रूल होता है जिसके तहत जो इक्वल टू के दोनों सब ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक, ये हमारे थे। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक्स डी एक्स वाई जेड से कर लिया, फिर ऐड कर लिया, ऐड करने पर डिनोमिनेटर 0 कैसे कर दिया। अब डिनोमिनेटर में आप देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एक्स जेड से, तो ये एक्स हो गया, इसको जेड से करेंगे तो ये एम एक्स जेड हो गया, ये भी एम एक्स जेड, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ पे इसको देखिए, ये लिखा होगा एन एक्स वाई, और ये एक्स है, इसको वाई से करेंगे तो ये भी एन एक्स वाई, माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब ये हो गया एल वाई जेड और ये हो गया एल वाई जेड, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक, एक तो तुम्हें मिल गया। अब ऐसे दूसरा जो हमारा एल, अब इसमें क्या किया, इन्होंने एम एन था तो इसको एल से मल्टीप्लाई करा दिया, तो एल एल एम जेड हो गया। और यहाँ पे देखिए इसको इसको भी हमने इसको एम से मल्टीप्लाई करा दिया, एल एम एन, इसको एम से किया तो ये हो गया एल एम जेड। यहाँ पे एल एम जेड पॉजिटिव था, यहाँ निगेटिव था, कैंसिल हो गया, तो इसका भी डिनोमिनेटर 0 हो गया। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करें इक्वल टू 0 के बराबर करके, तो हमें क्या मिलेगा, एल डी एक्स, यहाँ मिलेगा एल एक्स, इंटीग्रेट करने पर देखो एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू डी एल एक्स प्लस एम डी वाई इज इक्वल टू डी यू। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें क्या, डी एक्स का होगा एक्स, डी वाई का होगा वाई और डी जेड का होगा, क्योंकि एलिमेंट तो कांस्टेंट है, तो हमें मिल गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ठीक हो गया। अब ऐसे इसको जब हम करने जाएंगे तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2। तो देखिए एक तो हमारा C1 मिल गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस जेड स्क्वायर, दूसरा मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C2। अब ये दो कांस्टेंट के फॉर्म में हो गया। अगर इसको हम फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो फंक्शन ऑफ C1 कामा C2 कर दो, तो फंक्शन ऑफ एल एक्स प्लस एम वाई कामा प्लस एन जेड कामा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे देखिए अगला एक क्वेश्चन है बिल्कुल सेम वैसे ही है, इसमें भी डी एक्स अपान पी इज इक्वल टू डी वाई अपान क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपान आर को सॉल्व करना है, समाकल
वक्र ज्ञात करना है, तो बिल्कुल वैसे ही इसको करना है। अब देखिए यहाँ पे वाई डी वाई और डी जेड है, यहाँ पे एक्स और वाई जेड। अब हमको यही देखना है हम कैसे सेट करें कि एक्स और वाई कैसे निकल आए रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि अगर हम डी वाई माइनस डी जेड कर दें, तो डी वाई माइनस डी जेड करने पर इनका मिल रहा है वाई माइनस जेड। ठीक है, अच्छी बात है। अगर अब इन्होंने क्या कहा हम कि डी वाई प्लस टू जेड कर दें, डी वाई प्लस टू जेड कर दो भाई। डी वाई मतलब इस इक्वेशन को 1 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि कंपोनेंट डिवाइड इनटू रूल से ऐड हो जाता है। तो डी वाई प्लस टू जेड करने पर ये आ गया 3y और ये हो गया 4y। तो 3 और 4 हो गया 7, ये हो गया 4 था और ये इसको 2 से करेंगे तो आएगा 10, 14 हो गया। 7 कॉमन लेने पर y प्लस टू जेड। वाह, यहाँ पे है डी वाई प्लस टू जेड डी वाई और यहाँ है y प्लस टू। अगर d कॉमन लें हम डेरिवेटिव के तो y प्लस टू जेड के फॉर्म में हो गया। बढ़िया, एक दोनों को इक्वल कर दो तो ये हो गया डी वाई का मजेड। इस अब डी वाई का मजेड अगर डी को कॉमन ले लें तो डी वाई का मजेड अपान डी वाई का मजेड। अब डी एक्स अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। ऐसे ही इधर भी अगर डी कॉमन लें तो वाई प्लस टू जेड दिया हुआ है और नीचे भी वाई प्लस टू जेड दिया है, यहाँ भी वही डी एक्स अपान एक्स का फॉर्म बनेगा। तो ये तो हो गया 1 अपान डी एक्स अपान एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। तो ये हो जाएगा वाई माइनस जेड लॉग वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1 अपान 7 लॉग लॉग वाई प्लस टू जेड। एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट ये लॉग के तहत 1y पहुंच गया। तो ये हमारी इक्वेशन मिल गई, y माइनस जेड तो मिल गया। अब y माइनस जेड की वैल्यू हमको मिल गई इसके फॉर्म में। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, हमको x और y जेड में भी रिलेशन चाहिए। तो क्या किया, इस वाले टर्म्स को x के साथ ले लिया तो dx अपन माइनस वन इज इक्वल टू डी वाई अपन। अब ये भी देखिए अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो dx का तो x आएगा, बिल्कुल माइनस एक्स आ जाएगा, और इसका करेंगे तो लॉग वाई माइनस जेड आएगा। तो लॉग वाई माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा। एंटी लॉग लेंगे तो आ जाएगा सी टू ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है ना, ये एंटी लॉग लेने पर हो रहा है। इसका इंटीग्रेशन डी एक्स अपान माइनस वन का माइनस एक्स आएगा, इसका आएगा लॉग वाई माइनस जेड। एंटी लॉग ले लेंगे तो वाई माइनस जेड इक्वल टू सी टू ई की पावर माइनस एक्स। अभी एक C1 में रिलेशन मिल गया, एक C2 में मिल गया। अगर चाहो तो इनको फंक्शन में फंक्शन ऑफ C1 गामा C2 में लिखना चाहो दोनों लिख सकते हो, नहीं तो ये भी हमारे सोल्यूशन हो गए। लिखा है दोनों प्रश्न में 56 एंड 57 प्रच्छेदन दिए हुए अवकल समीकरण के समाकल प्रश्न प्रदान करता है। ठीक, ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी हमारा डी एक्स अपान वाई प्लस जेड इक्वल टू सेम ऐसे ही है। यहाँ पे भी हम वही सेम मेथड लगाएंगे कि हम ऐसे कैसे करें कि एक्स वाई और वाई जेड या फिर एक्स जेड में ऐसे रिलेशन निकाल सकें। तो इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे तो हमने डी जेड अपान डी वाई, अब देखो यहाँ पे सिंपल हमने क्या कर लिया, डी जेड अपान डी वाई, डी जेड अपान डी वाई माइनस जेड बाई वाई इज इक्वल टू वाई। अब ये रैखिक समीकरण बना लिया। रैखिक समीकरण बनाने की वजह से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि जो हमने वहाँ पे क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सोल्यूशन निकाला था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको सोल्यूशन निकाल लेंगे। अगर याद हो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स बताया था, ई की पावर पी एक्स होता था, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस वन अपान वाई रहेगा, ई की पावर माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस वन बाई वाई डी वाई में रहेगा। हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमारा ये हो जाएगा। सेम ऐसे ही जब हम डी एक्स और डी वाई का निकालेंगे, यहाँ से भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर रैखिक समीकरण बन रहा है और इसका हम सोल्यूशन दोनों सोल्यूशन हमको मिल जाएंगे। अगली यूनिट है संपूर्ण अवकल समीकरण। ठीक है, अब देखो संपूर्ण अवकल समीकरण में हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास जो हमारा फंक्शन होगा वो दिया होगा एफ आई एक्स वन एक्स टू एक्स एन डी एक्स आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, समीशन के साथ, मतलब अगर हम इसको 3 में करें तो होगा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो। ये 3 वेरिएबल्स में दिया हुआ है, जिसमें अगर हम जितनी x1 x2 ले लेंगे x3 ले लेंगे, जैसे यहाँ पे x y z लिया है तो 3 हो गए, n लेंगे तो n टाइप से ऐसी इक्वेशन लिखी जाएगी, जहाँ पर पी एक्स पी वाई पी क्यू आर जो है हमारा है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। यहाँ पे जैसे x1 y1 x2 के फंक्शन है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है पृष्ठ कुल एक्स वाई इज इक्वल टू सी ब्रैकेट 1 a माइनस जेड के संगत संपूर्ण अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। सी एक प्राचल है। ठीक, तो अब हम प्राचल समीकरण निकालने के लिए एक्स वाई इज इक्वल टू ए माइनस जेड इक्वल टू C1 किया। अगर इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो डी एक्स वाई अपान ए माइनस जेड इक्वल टू जीरो। ठीक, ए माइनस जेड डी एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई डी ए माइनस जेड। अगर इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट में क्या होता है, यू अपान वी इक्वल टू जीरो से डिफ्रेंशिएट करना होता है, यू अपान वी से डिफ्रेंशिएट करना होता है। देखिए कांस्टेंट मिला था, हमने कहा था इसको हटाना है, तो जब हम इसको कांस्टेंट को इसको डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो कांस्टेंट हटेगा। तो इसको हम जब पूरा सॉल्व किया तो देखो डी एक्स डी वाई में हमें इक्वेशन एक मिल गई, डी एक्स डी वाई और डी जेड में हमें मिल गई। यही हमको इसमें संपूर्ण अवकल समीकरण चाहिए था। संपूर्ण अवकल समीकरण में क्या करना था, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो चाहिए था, और
पृष्ठ कुल के संगत हम कहते थे, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट, दो कांस्टेंट थे हमने, और यहाँ पे सी को ही एक प्राचल बोला गया है, तो हमें सी को रिमूव करना होगा। तो सी को हमने इक्वल टू किया, इंटीग्रेट कर दिया, सॉरी डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने पर हमें ये मिल गया इक्वेशन, संपूर्ण अवकल समीकरण मिल गए। अब देखो एक और है, लिखा है पृष्ठ कुल। अब देखो यहाँ पे सी को भी यहाँ फिर से प्राचल कह दिया, और संगत संपूर्ण अवकल समीकरण ज्ञात करने को बोला। तो सी अगर हमारा प्राचल है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान एक्स इज इक्वल टू सी। फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे यू अपान बी से। तो देखो यहाँ पे यू अपान बी से करने के लिए एक्स स्क्वायर अपान एक्स कर लिया, ठीक, तो ये एक्स हो गया, एक्स का तो डी एक्स हो गया। यहाँ पे वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर का करेंगे तो देखिए नीचे डिनोमिनेटर का वी स्क्वायर होता है, देखिए सारा अवकल समीकरण जब हमने डिफरेंशिएट किया यू अपान वी से, ये मिल गया। जो भी रिलेशन अब डी एक्स डी वाई डी जेड में आएगा वो हमारा संगत संपूर्ण अवकल समीकरण होगा। और संगत अवकल संपूर्ण अवकल समीकरण हम फॉर्म पहले ही बता चुके हैं, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो, जहाँ पी क्यू आर कैपिटल हमारे एक्स वाई जेड के फंक्शन है और यहाँ पे हमको मिल रहे हैं। अब लिखा है संपूर्ण अवकल समीकरण की समकालीनता, ठीक, समकालीनता। तो अब यहाँ पे ये देखिए संपूर्ण अवकल समीकरण दी है, अब ये समाकलनीय होता है या नहीं होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पी, ध्यान से देखिएगा, पी क्यू आर तो एज इट इज रहेगा। अब डी एक्स डी वाई जेड को हमने रिप्लेस किया डेल क्यू अपान डेल जेड माइनस डेल आर अपान डेल वाई, ऐसे डेल आर बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल जेड प्लस आर डेल पी बाई डेल वाई माइनस डेल क्यू बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो। इस अगर ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर देगी तब तो हमारा समाकलनीय है, अगर नहीं करती है तो समाकलनीय नहीं है। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन दी हुई है, ये पी क्यू और आर दिया हुआ है ओके, पी क्यू आर दिया हुआ है। अभी जो हमारी और पूछा गया है समीकरण यथातथ है और उसके हल ज्ञात कीजिए, ठीक, पी क्यू आर दिया हुआ। अब हमने डेल पी बाई डेल वाई निकाला, डेल पी बाई डेल क्यू बाई डेल एक्स निकाला, ये हमारी जेड के बराबर है, ऐसे में बराबर है। तो जब हम इसको सॉल्व करने गए यथार्थ है कि नहीं है, तो जब तीनों चीजें बराबर हो रही हैं तो यथार्थ हमारा समीकरण संतुष्ट कर रहा है। फिर अब मैंने इसको अलग अलग कर लिया, डी जेड वाई जेड डी एक्स, और ये हो गया जेड एक्स डी वाई, और ये हो गया एक्स वाई डी जेड हो गया। दूसरा हो गया टू एक्स डी एक्स टू आई डी वाई और टू जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। अलग अलग जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो डी एक्स वाई जेड प्लस डी एक्स जेड, तो ये हमारा एक समाकलित हो गया। देखो समाकलित है, ये इक्वल टू हो गया, तो इक्वल टू होने की मतलब यथातथ है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो यथातथ है, और ये कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए था, डेल क्यू बाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल वाई इक्वल टू पूरे टोटल जीरो होना चाहिए था। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, डेल क्यू बाई डेल जेड डेल आर बाई डेल वाई, हमारा एक्स आ रहा है, तो एक्स माइनस एक्स जीरो, ऐसे जेड माइनस जेड जीरो, पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, तो यथातथ है। अब यथातथ है, यथातथ का कॉन्सेप्ट हम पहले ही बता चुके हैं, जिसे हम एग्जैक्ट बोलते थे। इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है तो बिना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करके हम उसको एग्जैक्ट बनाते थे। तो अभी तो ये हमें इक्वेशन एग्जैक्ट दिख रही है, तो इसका हमें सोल्यूशन आसानी से मिल गया, ठीक। अब ये देखिए अगली इक्वेशन है जहाँ पे समाकल प्रश्न निकालना है। तो यहाँ पे जब हम गए तो जेड वन माइनस जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस जेड डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी जेड इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ जेड डी एक्स प्लस ये तो हमने ले लिया जेड डी एक्स, यहाँ ले लिया जेड डी वाई, और ये हो गया माइनस जेड स्क्वायर जेड डी एक्स, यहाँ से हो गया एक्स डी जेड, ठीक, क्योंकि एक्स डी जेड हमें मिल गया यहाँ से, क्लियर। एक्स डी जेड हमारे पास हो गया, दूसरा हो गया एक्स प्लस वाई डी जेड, एक्स प्लस वाई डी जेड, ठीक। हम जब इसको सॉल्व करने गए तो हमारे पास ये तो जेड यहाँ से कॉमन हो गया, जेड डी एक्स कामा वाई, यहाँ से हमारा ये अब जेड स्क्वायर से भाग जब हमने पूरे इक्वेशन को कर दिया तो ये हमारा कुछ इस टाइप से आया, ये हमारा समाकल समीकरण हो गया। अब देखिए अब इन्होंने तो समाकल प्रश्न निकालने के लिए सबसे पहले अगर हमारा एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं हम ये देखेंगे, तो पी क्यू और आर हो गया। तो जो हमने अभी बताया था कि पी डेल क्यू बाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल वाई प्लस क्यू डैश डैश इक्वल टू जीरो किया था, उसको सेटिस्फाई करो, अगर हो रही है तो बिना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले हम इसमें कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब देखो अगली इक्वेशन है जिसे हमें हल करना है, ये भी हमें हल करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, टू वाई जेड डी एक्स माइनस टू एक्स जेड डी वाई माइनस एक्स वाई जेड जेड माइनस वन डी जेड इक्वल टू जीरो। तो देखिए वहाँ यहाँ वाई जेड है, यहाँ एक्स जेड है, वाई है, और यहाँ पूरा है, और यहाँ जेड माइनस, अगर हम एक्स वाई जेड से पूरे को डिवाइड कर दें तो यहाँ से डी एक्स के साथ एक्स आ जाएगा, डी वाई के साथ वाई आ जाएगा, और यहाँ तो जेड ऑलरेडी है ही है,
तो हमने क्या किया, पूरे को डिवाइड कर दिया। आ गया 2/x dx माइनस 2/y dy माइनस z माइनस 1 dz। इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 2 log x माइनस 2 log y माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड इज इक्वल टू सी। अब ये देखो लॉग में आ गया। अब इसका जब एंटी लॉग लेंगे तो आ जाएगा x अपान वाई, और ये एक्स स्क्वायर के साथ आएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड इक्वल टू सी। तो इसके बाद करेंगे तो लॉग एक्स अपान वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट के साथ एंटी लॉग ले लेंगे तो जो ये इनटू के उस साइड में है राइट में, तो एक्सपोनेंशियल की पावर चला जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल की पावर चला गया, तो C1 और C2 हमारे पास कांस्टेंट्स हो गए। अब समघात अवकल समीकरण, ठीक है, समघात संपूर्ण अवकल समीकरण। अब यहाँ पे क्या है, जांच कीजिए कि समीकरण के लिए समाकलनीयता संबंध संतुष्ट होता है और इसका प्रश्न ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे समाकलनीयता संतुष्ट करता है या नहीं करता है, यहाँ पहले पूछना है, पूछा गया, उसके बाद समाकल प्रश्न निकालना है। तो पी क्यू आर हमें निकालना पड़ेगा। हमने पी क्यू आर देखा, एक्स वाई जेड के फंक्शन है, दो घात के हैं, तो हमारा ये लेफ्ट साइड में क्या है, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड डी और डी एक्स, और ये हमारे पूरी इक्वेशन थी। तो उसको हमने कर दिया 2z माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 1, ठीक, प्लस जेड स्क्वायर, ये ठीक इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में हमने पूरा इसकी वैल्यू रख दी। और ये कहाँ से आ रही है, ये जो अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी ना, पी डेल क्यू बाई डेल जेड माइनस डेल क्यू माइनस डेल आर बाई डेल वाई, ये वहाँ से हमने सॉल्व किया इक्वल टू 0 लाने के लिए। तो देखिए पी तो हमारा हो गया, ये पी है। अब ये देखो ये हमारा क्यू दिया हुआ है जेड स्क्वायर जेड एक्स, और ये हमारा आर दिया हुआ है। बाकी ये जो कम फैक्टर दिए हुए हैं बीच में दोनों, ये तो हमारे कहाँ से आ रहे हैं, पीछे जो हमारा फार्मूला था उससे हमने सॉल्व किया तो इक्वल टू 0 आ गया दाएं पक्ष। दैट इज ये समाकलन को संतुष्ट करते हैं। अब समाकलन को संतुष्ट कर रहे हैं, समाकलनीयता को, तो हमने क्या कर दिया, y को एक्स यू और z को एक्स वी मान लिया। अब इसमें हमने इसकी वैल्यू एक्स यू, वाई को एक्स यू से और z को एक्स वी से रिप्लेस कर दिया। जब पूरी इक्वेशन को रिप्लेस कर दिया, कुछ हमारा डी एक्स डी यू और डी वी में 3 इक्वेशन मिल गई, डी एक्स डी यू डी वी में। अब देखो डी एक्स अपान एक्स वी अपान यू यू प्लस 1 डी यू प्लस यू माइनस 1 वी प्लस 1 यू प्लस वी डी वी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया तो डी एक्स अपान एक्स प्लस डी यू अपान यू प्लस डी वी प्लस 1 माइनस डी यू प्लस डी वी अपान यू प्लस वी इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर लिया, लॉग एक्स लॉग यू लॉग वी प्लस 1 माइनस लॉग यू प्लस वी इज इक्वल टू LNC मान लीजिए। अब ये हमारे पास हो गया। अब ये कैसे हुआ, ये तो आपको लॉग वाला फार्मूला हम लगाते हैं, यूजी करते हैं, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान एक्स का लॉग एक्स होता है। पूरा हमारा लॉग में चला गया, यहाँ से भी सब पूरा लॉग में हो गया। एंटी लॉग लेने पर ये हमारा इस टाइप से आ गया। अब हमने जो क्या मान रखा था, y इज इक्वल टू एक्स यू और z इज इक्वल टू एक्स वी मान रखा, तो u और v की वहाँ से वैल्यू निकालो y और z के टर्म्स में रख तो जो हमारा सोल्यूशन आया वो हमारा इसका सोल्यूशन होगा। ठीक, ऐसे ही हमारा एक और इक्वेशन दी हुई, जांच कीजिए समीकरण इतने समाकलनीय है, इसका हल निकालिए। समाकलनीय होने का मतलब पी क्यू आर हमारे पास दिया हुआ है, तो वही जो हमारे फार्मूला लगाना होगा, जैसे एक्स पी वाई पी क्यू डी जेड इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे पी क्यू आर हमने लिख दिया, समीकरण समघात है, समघात है, हाँ समघात है, एक्स स्क्वायर जो सारे स्क्वायर में टर्म्स हैं, समघात है। जांच करते हैं समाकलनीयता की, तो जो हमने पुराना अभी किया था, पी डी एक्स प्लस पी डेल क्यू बाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल वाई, ये वही लगाया गया है, तो हमें जो वैल्यू आई नॉट इक्वल टू 0 मिल रही है। तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वो इससे निकाला, एक्स पी वाई प्लस वाई क्यू जेड प्लस आर डी जेड, और ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसी से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस जेड। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इससे पूरे को इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस जेड से। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, गुणा करने पर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो भी आया 1 अपान एक्स प्लस जेड डी एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी वाई अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस जेड डी जेड इक्वल टू 0। अब देखो एक्स और जेड को हमने एक साथ ले लिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है एक्स प्लस जेड, तो ये हो गया डी एक्स प्लस जेड। ऐसे डी एक्स, इन दोनों को डी एक्स टी बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स से हमने सॉल्व किया, तो हमारा ये इक्वेशन आ गई। इसी के साथ हम अगली इकाई पहुंच रहे हैं जिसका नाम है रैखिक आंशिक अवकल समीकरण। रैखिक आंशिक अवकल समीकरण, अब यहाँ पे सबसे पहले यही होगा कि हमें अवकल समीकरण प्राप्त कैसे करने हैं। ठीक, रैखिक आंशिक अवकल समीकरण, तो देखिए यहाँ पे हम सीधे क्वेश्चन से शुरू करते हैं, कई सारे मेथड्स हैं। तो यहाँ पे देखिए x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ठीक,
जहाँ पे प्राचल ए और बी को विलुप्त कीजिए समीकरण से। ठीक, अब अगर इस समीकरण से ए और बी को विलुप्त करना है तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, आंशिक अवकलित कर देंगे। ये जेड स्क्वायर पूरा हमने लिख लिया। अब हमने कहा कि इक्वेशन नंबर 11 को आंशिक अवकलित करते हैं एक्स और वाई के सापेक्ष। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 2z डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस 2x माइनस है। ऐसे ही वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2z डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस बी। ठीक, अभी क्या करना है कि x और a और b की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, या फिर x माइनस a की निकालो और पूरी इक्वेशन यहाँ रख दो। कायदे से हमें a और b की वैल्यू यहाँ रखनी चाहिए। a और b की वैल्यू रखो तो जो इक्वेशन मिलेगी वो हमारी पार्शियल की होगी। बट यहाँ से हम तो x माइनस ए और x माइनस वाई माइनस बी की भी रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, x माइनस ए की वैल्यू माइनस जेड डेल जेड बाई डेल एक्स और y माइनस बी की वैल्यू माइनस जेड डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू यहाँ रखी, और यहाँ पे रखने पर होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस 1 जेड डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस जेड डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। तो ये हमारी हो गई आंशिक अवकल समीकरण। अब देखो, जो डेल जेड बाई डेल एक्स को स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है, डेल जेड बाई डेल वाई को स्मॉल क्यू से, ऐसे ही पी क्यू आर एस टी होता है जिसमें हम डेल टू जेड अपान डेल एक्स डेल वाई को, ठीक है, डेल टू जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर को आर से, डेल टू जेड अपान डेल एक्स डेल वाई को एस से, और डेल टू जेड अपान डेल वाई स्क्वायर को टी से डिनोट करते हैं। हालांकि आर एस टी हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम प्रथम कोटि का देख रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसी में देखना है। डेल जेड बाई डेल एक्स को पी और डेल जेड बाई डेल वाई को क्यू से करते हैं। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है स्मॉल पी और स्मॉल क्यू में, तो वो भी हमारी आंशिक अवकलित समीकरण होगी। ठीक है, ये पी और स्मॉल क्यू में अंतर, स्मॉल पी स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू में अंतर। कैपिटल पी कैपिटल क्यू जो हमारे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होते हैं, और स्मॉल पी और स्मॉल क्यू जो हमारे हैं डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो पी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड क्यू को विद रिस्पेक्ट टू वाई बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास दो कांस्टेंट है 2z इज इक्वल टू a माइनस ए प्लस एक्स ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस बी। तो जब x के रिस्पेक्ट में इसको अपकलित करते हैं तो आएगा 2 डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2 ए एक्स प्लस बी ए। ठीक है, वन, अब यहाँ से क्या किया, ए सॉल्व करने के लिए 1 अपान ए डेल जेड बाई डेल एक्स ए एक्स प्लस वाई, ए एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको हमने y के रिस्पेक्ट में कर दिया। अगर हम करें तो लिखा है हम 23 को ही इसी को y के रिस्पेक्ट में अपकलित किया, तो आएगा डेल जेड बाई डेल वाई करेंगे तो वही आएगा 2, और ये 2 से हमारा कैंसिल हो गया, ए एक्स प्लस वाई। अब ए एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है ना। अब ए एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देंगे तो आएगा 1 अपान ए डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल वाई हो गया। अब यहाँ से डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू ए डेल जेड बाई डेल वाई मिल गया। अब क्या करना है, ए की वैल्यू को यहाँ से हमें मूव करना है कि हम कैसे ए को हटाएं यहाँ से। तो क्या किया इन्होंने, ए की वैल्यू को उठाया यहाँ से और यहाँ वैल्यू पुट कर दी प्रस्तावित करने के। तो डेल एक्स बाई डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 1 अपान एक्स डेल जेड बाई डेल वाई माइनस ए माइनस वाई डेल जेड बाई डेल वाई। यहाँ से ए की वैल्यू हमने निकाल के रख दी। हमें जो इक्वेशन मिली वो प्रथम कोटि की अवकल समीकरण हो गई, प्रथम कोटि की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक, ऐसे ही हम अगला है। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि अभी तक जो दो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं उसमें कांस्टेंट्स हुआ करते थे अचर, बट यहाँ पे हमारे पास फंक्शन पढ़ना है, लिखा है स्वेच्छ फलन f। ठीक, और हमें इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। स्वेच्छ फलन दिया हुआ है तो क्या करो, z इज इक्वल टू ये, तो इसको पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा डेल जेड बाई डेल एक्स हो गया। ये तो x है तो यानी y आ जाएगा। ठीक, और फिर इसका जब करने जाएंगे तो f डेरिवेटिव f डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। इसका करेंगे तो 2x आ गया, बढ़िया हो गया। अब क्या करें कि f डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म्स में इसको हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x, एक्स से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया। इसके बाद इसी इक्वेशन को हम y के रेस्पेक्ट में अवकलित करेंगे तो डेल जेड बाई डेल वाई प्लस एक्स डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y। फिर से इसको हम वही करेंगे, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1 अपान वाई डेल जेड बाई डेल वाई माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2 एफ डैश एक्स वाई। अब इक्वेशन नंबर 27 और 28 ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर ये है 2, और यहाँ पे भी 2 एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर हम इक्वेशंस 27 28 को इक्वल कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपान एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपान वाई डेल जेड बाई डेल वाई माइनस एक्स।
एक हो गया। इसको और सॉल्व, इसको तो p और इसको q बोलते हैं, तो ये हो गया p बाई एक्स। ठीक, तो p बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1/y q माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे तो आ गया वाई पी माइनस, इधर से एलसीएम ले लिया, एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया वाई पी माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ हो गया एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रथम कोटि की इक्वेशन हो गई। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे हमें कुछ दूसरे टाइप की क्वेश्चन मिली, यहाँ u और v के फॉर्म में दिया है। अभी जैसे हमने कुछ देर पहले बात की कही थी ना, जो हमें c1 और c2 दो कांस्टेंट मिल रहे थे इक्वेशन को सॉल्व करने पर, r dx अपान p इज इक्वल टू dy अपान q इज इक्वल टू dz बाई dr इक्वल टू, इसके जो सॉल्व करने के लिए हमें कुछ, जब हम dx अपान कैपिटल P इज इक्वल टू dy अपान कैपिटल Q इज इक्वल टू dz अपान कैपिटल R को सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें दो कांस्टेंट के रूप में फंक्शंस मिल रहे थे, C1 C2 टाइप से। तो मैंने यहाँ कई बार यू बोला था कि अगर हम उसको लिख दें f फंक्शन ऑफ C1 कामा C2 इक्वल टू 0, तो वो भी हमारा इसका सोल्यूशन आएगा। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है एफ जेड माइनस एक्स कामा एक्स वाई इक्वल टू 0। तो इसको अगर u मान लें, इसको v मान लें, तो हो गया u इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स और v इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक, अब u इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स और v इज इक्वल टू एक्स वाई दिया हुआ है, इसको फिर हम क्या करें, देखो हमने मान लिया, डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ पे एक हमारा एक मेथड चलता है जिसे हम बोलते हैं जैकोबियन निकालना। ठीक, तो इसको हम जैकोबियन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डेल यू वी डेल वाई जेड, डेल यू वी डेल जेड एक्स, डेल यू वी डेल एक्स वाई। ठीक, उसके अलावा ये हम p से मल्टीप्लाई करना होता है, स्मॉल p डेल यू वी अपॉन डेल एक्स। अब ये जो हमारा है इसे हम जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड बोलते हैं। ठीक, जैकोबियन निकालने में क्या करते हैं, डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल जेड, डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल जेड, इसका डिटरमिनेंट बनाते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, जो वैल्यू आती है वो इसकी वैल्यू होगी। ऐसे ही डेल यू बाई डेल जेड, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल जेड, डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक, डिटरमिनेंट निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ रखेंगे, वो हमें वैल्यू, तो यहाँ से हमें x मिल रहा है, यहाँ से हमें y मिल रहा है और इसकी वैल्यू माइनस x मिल रही है, इधर लाते हैं तो माइनस एक्स इक्वल टू 0 हमारी ये इक्वेशन हो गई। ठीक, हो गया इसका सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि प्रथम कोटि आंशिक अवकल समीकरण का वर्गीकरण, अब यहाँ वर्गीकरण किया गया है जिसमें कहा है असमघात, रैखिक असमघात। अगर कोई हमारी इक्वेशन पी एक्स कमा वाई पी, ठीक है, क्यू एक्स कमा वाई क्यू प्लस आर एक्स कमा वाई जेड इज इक्वल टू एच एक्स वाई के फॉर्म में दी हुई। ठीक, अब दोनों में अंतर समझिएगा। हमने कुछ देर पहले कहा था कि हमारी जो इक्वेशन होती कैपिटल पी, हाँ इसकी बात सॉरी अभी नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो p हमारा फंक्शन एक्स वाई है, q हमारा एक्स वाई है, r एक्स वाई है और h एक्स, सारे फंक्शन h एक्स वाई के अलग अलग हैं, इस टाइप से है, तो उसे हम बोलते हैं असमघात इक्वेशन। ठीक, बट अगर हम h एक्स वाई को 0 कर दे तो यही समघात इक्वेशन हो जाती है, यही हमारी इक्वेशन समघात हो जाती है। अब देखो, अब ये तुम्हारी है कि सामी रैखिक है। अगर पी एक्स वाई पी इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू आर एक्स वाई जेड के फंक्शन हो जाए। ठीक, यहाँ पे जेड मल्टीप्लाई में था बट नहीं, यहाँ पे जो हमारा आर एक्स वाई जेड का फंक्शन ही हो जाए तो हमारा हो जाएगा सामी रैखिक। ठीक, ऐसे ही रैखिक कल्प में क्या होता है कि पी एक्स वाई जेड पी, अब देखो पी कैपिटल पी हमारा एक्स वाई जेड का है और स्मॉल पी डेल जेड बाई डेल एक्स होता है, ऐसे ही प्लस क्यू एक्स वाई जेड कैपिटल डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू आर एक्स वाई जेड। ठीक, इसके रूप में हो जाएगा, तो हमारा हो जाए रैखिक कल्प। अब ऐसे अरैखिक में क्या होता है कि ऊपर फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से किसी भी रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अरैखिक को किसी भी रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, ऐसे ही अब इसका सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, इसकी पहले हम कुछ देर पहले जो इससे पहले वाले यूनिट में हम बात कर चुके थे, जहाँ पे हमारे पास दो कांस्टेंट होते थे, हम किसी एक को दूसरे के फॉर्म में लिखते थे और डिफरेंशिएट कर देते तो हमें सोल्यूशन मिल जाता था, या फिर हम दोनों को अलग अलग कर देते थे तो हमें इसका सोल्यूशन, इसके बारे में हम पिछले ही यूनिट में बात कर चुके हैं। बिल्कुल वैसे ही इसको आंशिक अवकल समीकरण का हल निकाला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे लेकिन हम कुछ क्वेश्चंस पे जरूर बात करेंगे जो पीछे कर चुके, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन में बात करेंगे क्योंकि हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वहाँ तो हम a और b को सिर्फ रिमूव करके छोड़ देते थे, तो यहाँ लिखा है से a और b को विलुप्त करके कुल आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण का पूर्ण समाकल बताइए और विचित्र समाकल और व्यापक समाकल ज्ञात कीजिए। इसमें कई तरह के समाकल हैं, जिसे हम बोलते हैं कि सिंगुलर सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन, इस टाइप से हमें सारी चीज़ें निकालनी है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन ले लिया f इज इक्वल टू जेड माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हमने कहा कि x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा
डी जेड बाई डी एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स, तो इसको हम पी बोल देंगे। इसको करेंगे तो ए आ जाएगा माइनस ए, बाकी तो सारा एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो आ जाएगा, तो आ गई इक्वेशन पी माइनस ए इक्वल टू जीरो। दूसरी जब वाई के रेस्पेक्ट में किया डेल जेड बाई डेल वाई, तो आ गया क्यू, और ये बाकी जीरो, लेकिन बी वाई के केस में वाई का वन आ जाएगा, तो आएगा माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो पी इक्वल टू ए और बी इक्वल टू क्यू हो गया। अब ए और बी को अगर हम पी और क्यू से रिप्लेस कर दे तो हमारे पास ये तो अवकल समीकरण बन गई। पहले तो हम मतलब अब क्या हुआ, हमने एक आंशिक अवकल समीकरण प्राप्त करना था, तो हमने आंशिक अवकल समीकरण तो प्राप्त कर लिया इसको रिमूव करके, ठीक। अब उसके आगे हम इसको समाकल करना है, तो अब क्या करेंगे, ठीक। ये तो हमारा आंशिक अवकल समीकरण हो गया 79, एक रैखिक प्रथम कोटि का है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से जब हम इसका हल निकालने के लिए इसी इक्वेशन को जब हम ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक, तो आ जाएगा हमारे पास डेल एफ बाई डेल ए। अब हमने डेल एफ बाई डेल ए करने को बोला, ठीक। यहाँ पे हमने एक्स के रेस्पेक्ट में सॉल्व करके निकाल दिया। अब डेल एफ बाई डेल ए निकालेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स प्लस टू ए एक्स, क्योंकि ये यहाँ से एक्स आएगा, यहाँ से टू ए आ जाएगा, एक्स प्लस टू ए, यहाँ से आएगा वाई प्लस टू बी इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू आ गई एक्स बाई टू और बी की वैल्यू आ गई वाई बाई टू, ठीक। हमने क्या किया, समीकरण के लिए एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू पी और डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू क्यू होती है, हमने निकाला, पी और क्यू की वैल्यू निकली, ए और बी की वैल्यू पी और क्यू के फॉर्म में रखी, ए बी को रिप्लेस कर दिया पी क्यू से, तो हमारे पास अवकल समीकरण मिल गई आंशिक। उसके बाद जब हम उसका समाकल निकालने जाएंगे तो हमने समाकल निकालने के लिए कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को बोला था। कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, ए और बी की वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमें इसका सोल्यूशन मिलेगा एक, ठीक। हमने रख दिया तो हमें एक तो सोल्यूशन मिल गया, ठीक। अब ये हो गया पैराबोलिक रिवॉल्यूशन के तहत। अब अगर इसमें हमने क्या किया, ये तो दो कांस्टेंट थे, अब इसमें एक और दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए हुआ, ये तो हमारे कांस्टेंट हो गया कोई सोल्यूशन बिना कांस्टेंट का। अब एक कांस्टेंट को दूसरे में रख के फिर सॉल्व करें, तो यहाँ से हमने क्या किया, अगर b इज इक्वल टू फाइव ए कह दें, यहाँ b लिखा हुआ है, b भी कह सकते हैं, फाइव भी कर दें, तो हम जहाँ जहाँ b है वहाँ फाइव ए से रिप्लेस कर देंगे, तो b को हमने बी ए और इससे रिप्लेस कर दिया। अब इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट किया फाइव को ए के सापेक्ष में, पूरी इक्वेशन को ए के सापेक्ष में किया, तो हमें यहाँ से मिला x, यहाँ से मिलेगा b डैश ए वाई, यहाँ से मिलेगा 2a, यहाँ से मिलेगा 2b और b डैश ए इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से a को हम गायब कर दें इस इक्वेशन से, और इस इक्वेशन से जो हमें मिलेगा वो हमें व्यापक हल मिलेगा, लेकिन ये जनरली गायब नहीं होता है, हमें इसको सॉल्व करना ही पड़ता है, ठीक। अब है प्रथम, अगली यूनिट है हमारी है प्रथम कोटि आंशिक अवकल समीकरण, ठीक। प्रथम कोटि आंशिक अवकल समीकरण, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि अभी हमने कुछ देर पहले इस टाइप से इक्वेशंस पढ़ी थी, टाइप ऑफ इक्वेशंस में, जहाँ पे हम वर्गीकरण हमसे किया गया था रैखिक, अरैखिक और इसी तरह की इक्वेशंस के लिए। तो यह प्रथम कोड रैखिक कल्प पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने की लैग्रांज विधि, ठीक है ना, लैग्रांज विधि है। लैग्रांज विधि से समीकरण को हम सॉल्व करना है, तो ये पी एक्स वाई जेड, पी इज प्लस क्यू एक्स वाई जेड, क्यू इज इक्वल टू आर एक्स वाई जेड का व्यापक हल एफ यू कामा वी इक्वल टू जीरो, ठीक। अभी व्यापक हल एफ यू कामा वी, हम बात इस पे भी कर चुके हैं, ठीक है, क्यों, लेकिन अब यहाँ पे पार्शियल में बात कर रहे हैं तो हमें लैग्रांज मेथड यूज करना है। एफ यू कामा वी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे यू कह दिया है, यू एक्स कामा वाई इक्वल टू सी वन और वाई इक्वल टू सी टू, मतलब इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा मेथड होता है। अब p को, क्योंकि डेल जेड बाई डेल एक्स होता है, तो डी एक्स अपान पी एक्स कामा वाई कामा जेड, और क्यू एक्स वाई जेड इक्वल टू इंटू क्यू इज इक्वल टू, तो डी वाई को हम कहते हैं डी वाई अपान क्यू एक्स वाई जेड, आर के लिए डी जेड अपान आर एक्स वाई जेड, ठीक। अब इन जो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई इसे हम लैग्रांज इक्वेशन बोलते हैं, ठीक। इस टाइप की किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा रैखिक पार्शियल डिफरेंशियल है होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम लैग्रांज विधि का यूज करते हैं, लैग्रांज विधि का यूज करेंगे, जिसमें एफ यू वी इक्वल टू जीरो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखो पहले हम या तो इनको दोनों को ले लें या इन दोनों को यूज करें या फिर तीनों को एक साथ, कंपोनेंडो डिपेंडेंट रूल से हम इसको C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे जो हमें निकलेंगी कांस्टेंट के फॉर्म में, ठीक। देखो पहला इक्वेशन हमारा दिया हुआ है P प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। P प्लस क्यू इक्वल, अब देखो क्या था हमारी इक्वेशन, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू आर एक्स, आर जो फंक्शन एक्स वाई जेड होता था, तो देखो कैपिटल P की वैल्यू 1 मिल गई, कैपिटल Q की वैल्यू 1 मिल गई, कैपिटल R की वैल्यू मिल गई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस
जेड। हो गया। तो लैग्रांज हमारी समीकरण क्या थी, dx अपान कैपिटल P इज इक्वल टू dy अपान कैपिटल Q इज इक्वल टू dz अपान कैपिटल R। हमने सारी वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब देखो यहाँ पे dx अपान 1 इक्वल टू dy अपान 1 इज इक्वल टू dz अपान एक्स वाई जेड। ठीक। अब अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से हम पहले दो वैल्यूज को उठाएं तो dx अपान 1 इज इक्वल टू dy अपान 1 मिलेगा। तो ये मिल जाएगा। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो x इज इक्वल टू वाई प्लस सी वन, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू सी वन। ये तो हमें पहले यहाँ से मिल जाएगा। फिर क्या करते हैं, हमें दो सॉल्यूशन चाहिए होंगे। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से अगर हम ऐड करें तो देखो क्या होगा। ये देखो हमने क्या किया, x माइनस वाई इज इक्वल टू सी कर लिया, जिसमें x इज इक्वल टू सी वन वाई मिल गया, जिसके बारे में हमने बात की थी। अब क्या किया, इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। लिखा है इक्वेशन 7 में अंतिम दो भिन्नों को लेकर समीकरण 18 का प्रयोग करके हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अंतिम दो मतलब हम डी वाई अपान 1 इज इक्वल टू डी जेड अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड को, तो इसके लिए क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू सी वन मिला है तो x को हम रख दें, x इज इक्वल टू सी वन प्लस वाई की वैल्यू रखें और इसमें पुट कर दें। तो वही हमने किया, x को सी वन प्लस वाई में रखा, सॉल्व किया तो आ गया डी जेड बाई डी वाई इज इक्वल टू सी वन प्लस टू वाई प्लस जेड, और सॉल्व किया तो इसको हमने रैखिक समीकरण बना लिया, डी जेड अपान डी वाई माइनस जेड इज इक्वल टू सी वन टू वाई। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो निकाला गया, जेड और वाई में एक रैखिक समीकरण है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स होता था। ठीक, यहाँ पे हम वाई के फॉर्म में चल रहे हैं, डी जेड के फॉर्म में। तो पी एक्स हमारा अगर हम देखें तो पी वाई हमारा है माइनस वन, हम तो माइनस वन डी वाई ई की पावर माइनस वन है, ई की पावर माइनस वाई आ गया। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। सोल्यूशन के लिए क्या कहते थे, जेड के रेस्पेक्ट में निकालते थे तो मल्टीप्लाई कर देते थे, जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी वन प्लस टू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई इज इक्वल टू सी वन। हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, u इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन मान के, हमने फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन मान के किया तो जेड ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू आया माइनस ई की पावर माइनस वाई सी वन प्लस टू वाई प्लस टू इज इक्वल टू सी टू। ई वाई से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो आ गया जेड इज इक्वल टू सी टू ई की पावर वाई माइनस सी वन प्लस टू वाई प्लस टू। ठीक है, ऐसे ही हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें सी टू मिल गया। एक तो हमें सी वन मिला था और दूसरा सी टू। ठीक, सी वन और सी टू, अब यहाँ से सी वन की वैल्यू भी हमने यहाँ से जो यूज की थी वो हमने यहाँ पुटअप कर दी। अब सी वन और सी टू दो वैल्यू मिल गई जिसको हमने एफ यू कामा वी के फॉर्म में लिखना था, तो एफ सी वन कामा सी टू। ध्यान से देखो तो सी टू को हमने लिख दिया ई की पावर माइनस वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस टू, और यहाँ पे सी वन को एक्स माइनस वाई कर दिया, तो दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक, ऐसे ही अगली इक्वेशन हमारे पास है टू एक्स वाई माइनस वन पी प्लस जेड माइनस टू एक्स स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वाई जेड। ठीक, का व्यापक हल और रेखा x इज इक्वल टू वन वाई इक्वल टू जीरो से होकर जाने वाले हल पृष्ठ का समीकरण। मतलब ये हो गया कि हमें एक कंडीशन दी हुई है, पहले तो इसका व्यापक हल पढ़ना है, फिर इसके बाद कंडीशन को लेके हमें इसको सोल्यूशन बताना है। तो व्यापक हल में p कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल R होता है। और अगर इसको हम लैग्रांज फॉर्म से लिखें, जिसे हम सहायक समीकरण बोल रहे हैं, लैग्रांज सहायक समीकरण, तो आ जाएगा डी एक्स अपान टू एक्स वाई माइनस वन, और ये हो जाएगा डी वाई अपान जेड माइनस टू एक्स स्क्वायर और डी जेड अपान जेड एक्स माइनस टू वाई। अब इसको क्या कर रहे हैं, हमने जेड डी जेड डी एक्स प्लस वाई प्लस इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखना, इसको जेड से किया तो आ गया टू एक्स वाई जेड माइनस जेड। ठीक, अब इसको जेड से किया था टू एक्स वाई जेड आ गया था, इसको अगर हमने एक्स से कर दिया, ठीक, तो जेड वाले को डी एक्स वाले को जेड से, डी वाई को ऐसे, और इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड किया तो हमारे पास हो गया, सॉरी कहाँ क्या क्वेश्चन, ये ठीक है। जेड से करने पर टू एक्स वाई जेड और माइनस जेड, यहाँ पे तो एज इट इज रहेगा तो माइनस जेड जेड तो कैंसिल हो गया, और ये माइनस टू एक्स स्क्वायर है। अगर इसको हम एक्स से कर दें तो यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर तो ये कैंसिल हो गया, और ये एक्स होने से टू एक्स वाई जेड हो जाएगा, ये भी कैंसिल, डिनोमिनेटर जीरो हो गया। तो एक तो मिल जाएगा एक्स जेड डी एक्स माइनस प्लस वाई, और ये हो गया प्लस एक्स जेड इक्वल टू जीरो। ठीक, दूसरी इक्वेशन हमारी मिल गई एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और प्लस डी जेड बाई टू, दोनों को हमने साथ में रख के सॉल्व किया। ठीक है, तो हमें मिल गया u इज इक्वल टू यू मतलब c1 y प्लस एक्स जेड इक्वल टू c1,
और दूसरा मिल गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू C2। अब C1 और C2 मिल गया है तो वही तरीका है, या तो हम इसको कैसे लिख दें एफ ऑफ C1 कामा C2 वैसे लिखें, या फिर जैसे इन्होंने C2 कर दिया C2 को फंक्शन ऑफ, ये भी दोनों तरीके से लिख सकते हैं हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारा C1 हो गया, ये C2 हो गया, तो फिर ये C2 हो गया, ये C1 हो गया, जैसा आप मानना चाहो कर सकते हो। फिर एक कंडीशन दी थी कि x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे ठीक है हम x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0 करते हैं। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो ये हो गया 1 प्लस जेड इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, तो ये 0 एफ जेड, तो एफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस जेड हो गया। अब अगर एफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस जेड हो गया तो इसलिए हम जब इसमें रखेंगे तो आएगा एफ ऑफ y प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 1 प्लस वाई प्लस एक्स जेड, 1 प्लस वाई प्लस एक्स जेड, ठीक। और ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई। 28 और 29 का यूज़ करके हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ये हमारी कंप्लीट इक्वेशन हो गई। अब देखिए यहाँ पे चार पिट मेथड पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक चार पिट मेथड होता है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब चार पिट मेथड क्यों? क्योंकि अभी तक हमको सिर्फ पी और क्यू से हम आसानी से निकाल पा रहे थे। जब हम नहीं निकाल पाएंगे ऐसे इक्वेशंस को तो हम क्या करते हैं, dx अपान, ये हमारी इक्वेशन होती है, dx अपान एफ पी इज इक्वल टू डी वाई अपान एफ क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपान पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू इज इक्वल टू डी पी अपान माइनस एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इज इक्वल टू डी क्यू अपान माइनस एफ वाई प्लस क्यू जेड। क्लियर? देखो ये तो फार्मूला हमारा है, ठीक। अब dx एफ पी का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p, एफ क्यू का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू q, और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक। तो अब ये कैसे हो गया? क्योंकि अब हमारा लिखेंगे फंक्शन जो होगा वो होगा f x y z p q a के फॉर्म में दिया होगा, ये हमारा इस टाइप से फंक्शन होगा। इसको हम पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, z p और q सब के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हम dx अपान ये लिखेंगे। अब यहाँ पे जो हम लैग्रांज मेथड में करते थे, किन्हीं दो को उठाएंगे और सॉल्व करेंगे, फिर अगले दो को उठाएंगे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हमें कम से कम दो वैल्यू निकालनी होंगी, और दो वैल्यूज में p और q की वैल्यू निकालनी होंगी। p और q की वैल्यू जो हमको मिल जाएंगी, क्या लिखा है, एक्स वाई जेड के पदों में p और q की वैल्यू निकालेंगे तो हम f इक्वल टू 0 का हल ज्ञात कर सकते हैं। उस केस में क्या करेंगे, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई यूज करेंगे। उस p की वैल्यू यहाँ व q की वैल्यू यहाँ रख के हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसका सोल्यूशन मिलेगा। क्लियर? चार पिट मेथड एग्जैक्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, चार पिट मेथड का प्रयोग करते हुए समीकरण को पूर्ण समाकलन निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले इसको पूरा फंक्शन f मान लिया, f इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस पी क्यू जेड इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या निकाला, अब इस पे तो निकालेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे, 0 आएगा, डेल क्योंकि x का कोई फंक्शन है नहीं, डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे तो आएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक। डेल एफ बाई डेल जेड निकालेंगे तो माइनस क्यू आएगा। अब ऐसे p का निकालेंगे, q का निकालेंगे डेल एफ और रिस्पेक्ट में। हमने पूरा चार पिट मेथड यूज किया, हमारा फार्मूला ये बन गया, फार्मूले में यूज किया। अब हमको क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक। तो इन्होंने क्या किया कि अंतिम दो पदों भिन्नों से प्राप्त कर लिया, इन दोनों को उठा लिया डी पी और डी क्यू, क्योंकि हमको अल्टीमेट पी और क्यू में वैल्यू चाहिए। तो जब डी पी और डी क्यू उठाया, इसको पी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्यू से कर दिया। पी से होने से हो गया पी स्क्वायर क्यू, और यहाँ से हो गया क्यू स्क्वायर पी। तो ये तो हो गया ये क्यू, हाँ पी स्क्वायर क्यू, तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से हमारे पास आ गया क्यू क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ये सॉरी ये तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कैंसिल ही हो रहा है हमारा, कोई मतलब ही नहीं, इसको हम हाँ कैंसिल कर देंगे तो पी स्क्वायर ही था, और ये हमारा कैंसिल इक्वल टू 0 आ गया। सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो हमें क्या करना था, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से हम पी की वैल्यू अगर कुछ मान लें तो क्यू की वैल्यू हमारी हो जाएगी। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू हमारे पास हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हम सॉल्व कर सकते हैं पी और क्यू को। 68 से पी और क्यू को हम सॉल्व करने गए, या फिर हम इसको सोल्यूशन हमने देखो निकाल दिया, तो आ गया ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई अपान जेड इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू ए वाई अपान जेड। इस पूरी इक्वेशन को अगर हम डेल जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, सॉरी डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें तो पी और क्यू की वैल्यू हमको मिल गई। पी और क्यू की जब वैल्यू मिली हमने इसमें रख दी, तो हमें इसको dz की इक्वेशन मिल गई, कंप्लीट इक्वेशन। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें इसको समाकल समीकरण मिल जाएगा। ये हमने था, ये हमने कर दिया, हमें समाकल इसका समीकरण मिल गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर जेड, ठीक। ये आई थिंक क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रहा है।
नहीं, ये 4 फिट मेथड से करना है, रिपीट हो रहा है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वही सेम प्रोसेस है हमारा। क्यू स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, देखो इक्वेशन नंबर 74, इक्वेशन नंबर 75 का यूज़ करके पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे। पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे कुछ दूसरे टाइप से हमारे यहाँ फंक्शन बन के आया है, और इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक, अब ये इक्वेशन है पी क्यू इज इक्वल टू 1। ये थोड़ा बहुत सिंपल इक्वेशन है, सबसे पहला एग्जाम्पल हमें यही देना चाहिए था आसानी से समझने के लिए। अगर हम यहाँ पे डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे 0, डेल एफ बाई डेल वाई 0 होगा, डेल एफ बाई डेल जेड 0 होगा, डेल एफ बाई डेल पी निकालेंगे तो आएगा, क्या आएगा, क्यू। अगर डेल एफ बाई डेल क्यू निकालेंगे तो आएगा पी। ठीक है, पी और क्यू मिल गया, हमने सारी वैल्यू यहाँ पे रखी। तो देखो यहाँ पे डी पी इक्वल टू 0 मतलब पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डी क्यू इज इक्वल टू 0 दैट इज क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन ये भी है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है, तो अगर हमें पी की वैल्यू ए मिलेगी तो क्यू की वैल्यू 1/a। पी की वैल्यू अगर हमने ए मान ली तो क्यू की वैल्यू 1/a मिल गई। तो डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई है। पी की वैल्यू ए रख दी, क्यू की वैल्यू 1/a, उठा के हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको, डी जेड इज इक्वल टू ए डी एक्स प्लस 1/y डी वाई। मतलब पूरे फंक्शन को हमने समाकलित कर दिया, इसमें किसी के रेस्पेक्ट में नहीं करना, सिर्फ समाकलित करना है, जो जहाँ पे आएगा उसी के रेस्पेक्ट में समाकलित। अब जेड को किया तो जेड आ गया, ए डी एक्स को किया तो ए एक्स हो गया, इसका किया 1/a वाई हो गया, प्लस कॉन्स्टेंट आ गया जेड इक्वल टू। अब यहाँ पे है डी क्यू इज इक्वल टू, अगर हम 0 से करें दूसरी तरफ से, अगर हम डी क्यू इज इक्वल टू 0 करें तो क्यू इज इक्वल टू ए मिलेगा, और पी की वैल्यू आ जाएगी 1/a। तो उस केस में देखो दोनों में अंतर आ रहा है, 1/a 1/a, बाकी लेकिन कांस्टेंट सारी चीज़ें मैनेज कर देगा, तो 1/a ये से हमारी इक्वेशन हो गई, क्वेश्चन नंबर 14। अब इक्वेशन नंबर 15 देखो है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, पूर्व समाकलित हल निकाले। अब देखिए पी और क्यू में ही रिलेशन दिया, तो एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका 0 आ जाएगा, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हमारा 0 आ जाएगा। ठीक, लेकिन एक और तरीका होता है जहाँ पे सिर्फ फंक्शन पी और क्यू का हो, तो हम किसी एक को कांस्टेंट मान लेते हैं और दूसरे के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू, अगर पी को हम ए मान लें तो क्यू की वैल्यू मिल जाएगी ए स्क्वायर माइनस 4, अगर हम क्यू को ए मान लें तो बी की वैल्यू आ जाएगी पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस ए स्क्वायर, हम जो भी अज्यूम करें। तो यहाँ पे हमने पी को ए मान लिया, और तो पी को ए मानने से क्यू ए की वैल्यू, क्यू की वैल्यू ए के टर्म्स में आ गई। अब हमने क्या किया, ये तो हमें मिल गई, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता था, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, हमने वैल्यू ए एक्स प्लस अंडर रूट यही वैल्यू रख दी, इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें मिल गया जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4y प्लस सी। अगर हम पिछला क्वेश्चन देखें तो उसको भी हम बिल्कुल पी क्यू इज इक्वल टू 1 ऐसे ही कर सकते हैं, बिना ये फार्मूला लगाए। पी को हमने कांस्टेंट मान लिया तो क्यू की वैल्यू 1/a मिल गई, हमें इसका सोल्यूशन उस मेथड से भी मिल सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 है जेड इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी क्यू। अब जब कुछ क्वेश्चन हमारे इस टाइप से होते हैं तो हम अगर जेड को पी क्यू फॉर्म में लिख सकें तो हम सीधे उसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दिया हुआ समीकरण हमारा ये दिया हुआ है, ठीक, हमने कहा पी इज इक्वल टू ए क्यू मान लेते हैं। पी को ए क्यू मानते ही हमें क्यू की वैल्यू मिल गई, क्यू की वैल्यू हमारा ए के फॉर्म में मिली। अब क्यू की वैल्यू ए के फॉर्म में मिली और हमारी एक तो 0 मिली, क्यू की वैल्यू 0, पी की वैल्यू 0। अब क्यू और पी की वैल्यू 0 मिल गई, और दूसरी मिल रही है क्यू की वैल्यू ये दिस और पी की वैल्यू दिस। मैं देखो दोनों है, अगर पी इज इक्वल टू ए क्यू रखेंगे, पी इज इक्वल टू ए क्यू इसमें रखोगे तो क्यू के रूप में इक्वेशन मिलेगी, एक 0 मिल रही है, एक क्यू की वैल्यू कुछ और मिल रही है। ऐसे ही अगर क्यू की वैल्यू 0 तो पी की वैल्यू 0 होगी, तो हमने पी और क्यू की दोनों वैल्यू रख ली। तो एक इक्वेशन थी डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये थी। अब यहाँ पे अगर हम क्यू पी और क्यू दोनों को 0 रखेंगे तो डी जेड इक्वल टू 0 मिलेगा, तो अचर हो जाएगा। अगर हम पी और क्यू की दोनों ये वैल्यू रखेंगे तो हमारा जेड स्क्वायर में सॉल्व करने पर कुछ इस टाइप से आएगा। ऐसे ही अगली इक्वेशन में हम चलते हैं, क्यू माइनस पी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे हम पूरा सेम 4 पिट मेथड यूज करेंगे। 4 पिट मेथड यूज करने से p की वैल्यू मिल गई x प्लस ए, और तो p इज इक्वल टू पी माइनस एक्स प्लस ए कर लिया, ठीक है, p माइनस एक्स हमको ये मिल गया। ऐसे q की वैल्यू मिल गई, p और q की वैल्यू हमने पुट कर दी, इंटीग्रेट कर दिया, हमें इसका सोल्यूशन मिल गया। ठीक, ये अब देखो यहाँ पे पेयर के रूप में भी बताया गया है कि हम 4 पिट मेथड से भी कर सकते हैं। अगर हमारा पी एक्स फंक्शन हमारा पी एक्स और क्यू वाई के रूप में बन सके तो हम सीधे उसको इक्वल टू किसी कांस्टेंट के मान लेंगे। देखो यहाँ तक किया, ये जो यहाँ पे आया है, अगर हम यहाँ पे किसी कांस्टेंट के बराबर माने तो आएगा p माइनस एक्स इज इक्वल टू ए और q माइनस वाई इक्वल टू 0, और हमारा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो पेयर के फॉर्म में कर सकते, पी स्क्वायर माइनस एक्स और वाई माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट मान लो, p और q की वैल्यू निकालो, रख दो सोल्यूशन में, तो हमारा इसका भी सोल्यूशन आ जाएगा। फिर बोलिए क्लेरोफॉर्म, क्लेरोफॉर्म में भी हमारा कुछ इसी टाइप से होता है। अब इसमें क्या होता है, अगर कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए तो p को a से और q को भी
बी से रिप्लेस कर दो, हमारा इसका सोल्यूशन। ये भी हमारी क्लोरोफॉर्म से इक्वेशन चली जाएगी और इसका भी सोल्यूशन हम इसी तरह से पढ़ सकते हैं क्लोरोफॉर्म से। थैंक यू, धन्यवाद।